गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश जलावा। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं शॉर्ट नोट्स में अगर पूछा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये हम लोगों को एग्जाम में नहीं भी आता है तो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना हम लोग जो अदर टॉपिक पढ़ेंगे उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि जैसे हम लोग जब भी कार्डियक की बात करेंगे तो कार्डियक में जैसे हमारा ब्लड आता है, हमारा हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएगी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जैसे इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑर्गन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा क्या है? हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट। और हार्ट के बारे में जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम इसे समझेंगे और ये टॉपिक हमें आगे भी काम आता रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए तो एक हमारे हार्ट के लिए है और हार्ट में जो भी एक्टिविटी हमारी होना है वो सभी हम इस टॉपिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा कोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है, हमारा 503 सब्जेक्ट है और आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और आज से ही हमारा ये नया सेमेस्टर भी स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमारा जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है हमारा यहाँ पे हीमोडायनेमिक। हीमोडायनेमिक का मतलब देखा जाए तो हीमोडायनेमिक कोई अलग से नया ऑर्गन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। हीमोडायनेमिक एक तरह की हमारा क्या होता है, एक स्टडी हम लोग करते हैं, एक हमारा सर्वे हम लोग करते हैं। जैसे सर्वे रिपोर्ट हम कहीं लगाते हैं तो किसी चीज की स्टडी हम लोग करेंगे। स्टडी करने से मतलब ये है कि जो भी ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस ऑर्गन के बारे में सारी चीजें हम लोग पता करेंगे और हम उसका जो एक रिजल्ट निकलता है, जो एक हमारे पास सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसके फंक्शन, उसकी एक्टिविटी और उसमें कौन सी डिजीज हो सकती है और किन बेस पे उस डिजीज को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हीमोडायनेमिक्स से आपने देखा होगा, नाम समझ में आ रहा है। हीमो का मतलब यहाँ पे हीमो से हुआ अपना ब्लड और डायनेमिक से हुआ उसका एक्शन। यानी कि एक्शन हम लोग जैसे फार्मा को काइनेटिक और डायनेमिक हम लोग पढ़ते थे, तो काइनेटिक का मतलब होता था मूवमेंट और डायनेमिक का मतलब होता था एक्शन। तो हमारे ब्लड का क्या एक्शन होता है, ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग हार्ट और ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लो होता है। और फ्लो कहाँ में होगा? हमारी वेन्स और हमारे वेन्स में हमारा होगा, और किसके थ्रू होगा? हमारे हार्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारी जो वेन्स है, हमारी जो आर्टरीज हैं, इसमें क्या हमारा ब्लड का फ्लो होगा। और ये फ्लो होने के साथ साथ हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई चीज फ्लो होती है तो जिस कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर फ्लो करती है तो उसकी जो दीवार, उसकी जो वॉल होती है, उस पे अपना एक प्रेशर करती है, लगाती है और उसे प्रेशराइज करती है। बस उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड का प्रेशर कहते हैं। क्यों ब्लड प्रेशर कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रेशर किसके थ्रू अप्लाई हुआ हमारी बॉडी में? वह प्रेशर हमारा ब्लड के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर हमारी बॉडी में कौन अप्लाई कराता है? तो हमारे जो हार्ट की मूवमेंट होती है, जो हार्ट की आउटपुट होती है, हार्ट जो बीट होती है, उसी पे ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। हीमोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो। हम लोग जानते हैं क्या होती है हमारी डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। मतलब अलग से कोई चीज हमारे पास ये नहीं है, सिंपल सा अगर इसको देखा जाए तो क्या है हमारे पास? हीमोडायनेमिक इज द स्टडी, ये स्टडी इकाई की स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कहाँ कर रहे हैं अपन लोग? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ये मतलब ब्लड का फ्लो हम कहीं भी नहीं देखते, क्योंकि हमारे हम में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करेंगे, हम डेवलप ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो हमारे इसमें क्या होता है, हर एक फंक्शन के लिए एक सिस्टम दिया है और उस सिस्टम जो होता है उसी को अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक। उसी सिस्टम के हमसे ब्लड हमारी बॉडी में वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? हीमोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सिस्टम हमें समझ में आएगा हम काय की स्टडी कर रहे हैं? ब्लड फ्लो की और ब्लड प्रेशर की हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी में फंक्शन होगा तो कुछ ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द फोर्स that
ड्राई ब्लड फ्लो। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो एक फ्लो में जो हमारा क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द रेजिस्टेंस टू फ्लो, अब इस ब्लड फ्लो में कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे अगर हमारा नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई अवरोध आ रहा है, कोई रुकावट आ रही, तो ब्लड हमारा वहां पे क्या करेगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो हमारा बीपी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि जब अगर नॉर्मल विदाउट एनी रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो करता है तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई आता है, कोई रेजिस्टेंस आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास हमारा जो प्रेशर होता है चेंज हो जाता है। प्रोसेस चेंज हो जाने से क्या मतलब, यहाँ पे हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, हमारा रुकावट आ रही है, अवरोध आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में ये चीज आती है, ये हमारे किसी भी ऑर्गन में आ सकती है। तो इसको अगर हम लोग सीधा समझें तो क्या हो गया, हेमोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ the dynamic of blood flow and blood pressure in the circulatory system. It involves understanding the force that drive blood flow, the resistance to flow, and the pressure change that occur in different part of the circulatory system. इसके कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें कॉन्सेप्ट में सीधी सी बात हमें समझ में आती है। यहाँ पे ये आता है कि काय पे डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पहला हमारा है ब्लड फ्लो। क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड का मूवमेंट होगा तो ये अपना ब्लड नॉर्मली फ्लो कहाँ करेगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ होगा, फ्लो कहाँ करेगा, हमारा वेन्स और आर्टरीज में करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, और इंजन की वॉल पे ये क्या करता है, अपना प्रेशर अप्लाई करता है। जैसे वॉल ऑफ द ब्लड वेसल जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे काय पे अपना प्रेशर अप्लाई करेगा, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो इसमें अपोजिट टू ब्लड फ्लो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम पे कोई फोर्स लगता है तो उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अपना कंप्लेन, यानी कि एबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जिसी भी बात हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हमारे ब्लड का रेजिस्टेंस आएगा या ब्लड प्रेशर अप्लाई करेगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये एबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स है जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, उनकी एबिलिटी क्या है, वो स्ट्रेचेबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि बॉडी में कोई डिफिशियंसी होती है, इससे क्या होता है, ब्लड का स्ट्रेचेबल होना कम हो जाता है, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स है वो चौड़ी नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो अब सकरे पाइप्स होगा, यानी कि नैरो साइड से ब्लड फ्लो होगा, जिससे क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रेशराइज होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, कांटेक्ट नहीं कर पाती, डायलेट कंडीशन में रहती है, यानी कि फैली हुई रहती है, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो यह डिपेंड कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि ब्लड फ्लो क्या करता है, ब्लड वेसल्स टू स्ट्रेच, मतलब क्या कंडीशन रहेगी उसकी स्ट्रेच होने की, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी को अगर आप लोग सीधी भाषा में समझेंगे तो इसको हम बोलते हैं गाढ़ापन, यानी कि जितना गाढ़ा हमारा ब्लड होगा, यानी कि उसकी क्या रहेगी, थिकनेस ज्यादा रहेगी, तो ब्लड का फ्लो कम होगा। आप देखिए सिंपल सी बात अपन समझते हैं, अगर वाटर और हनी में देखा जाए तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, उसका फ्लो कम होता है। वाटर की विस्कोसिटी कम रहेगी तो क्या रहता है, उसका फ्लो इजी होता है। सेम कंडीशन हमारे ब्लड की है, तो ये सब चीजें काय पे डिपेंड करती हैं, यानी कि अगर हम लोग हीमोडायनेमिक कंडीशन देखें तो ये क्या करता है, अपना ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, रेजिस्टेंस और कंप्लेंस और हमारी विस्कोसिटी डिपेंड करता है। इसके कुछ पैरामीटर हम लोग कैसे पैरामीटर दिए गए हमारे पास, हीमोडायनेमिक के पैरामीटर्स दिए गए, और इस पैरामीटर्स का मतलब ये रहेगा कि किस किस कंडीशन पे हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं कि हमारी हीमोडायनेमिक कंडीशन में कुछ चेंज हो रहा है। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, हमारे पास एक पैरामीटर है कि हमारे पर मिनट ब्लड, हमारे हार्ट से ब्लड का आउटपुट क्या होना चाहिए, हमने पैरामीटर्स हमारा है, यदि उससे ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास डिजीज है, यदि उससे कम हो रहा है तो भी हमारा डिजीज कंडीशन में है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि जब भी इन चीजों को हीमोडायनेमिक में अपन क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट यानी कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट कितना ब्लड फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग मेजर करेंगे, इस एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं। सिस्टमेटिक
वस्कुलर रेजिस्टेंस हमारे पास एसवीआर दिया गया है, यानी कि हमारे ब्लड फ्लो में कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि अगर जो पर मिनट हमारी आउटपुट ठीक है तो अपन लोग हमारा हार्ट ठीक है, लेकिन जो उसके फ्लो में अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो भी हमारी बॉडी में क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो अपन इसको भी मेजर करेंगे, जिससे क्या होता है कि अपन लोग हार्ट की एक्चुअल कंडीशन डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर। यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज, एवरेज की बात करेंगे कि कहीं प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, कहीं हमारा प्रेशर कम हो जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसका एवरेज कंडीशन निकालेंगे कि उसका एवरेज क्या आ रहा है। ये उस पर डिपेंड करता है एवरेज प्रेशर इन द आर्टियल सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है इसका एवरेज प्रेशर हमारा क्या आता है। नेक्स्ट अपना दिया गया है यहाँ पे वेनस रिटर्न, यानी कि जो हमारी वेन से जो हमारी शिराएं हैं उससे जब हमारा ब्लड रिटर्न होता है तो उसमें क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड बैक टू द हार्ट। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट अपन जिसको कहते हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट है इसका जो आउटपुट होगा, यानी कि इससे जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है, और जब वहां से वापस ब्लड रिटर्न आता है तो किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हमारी वेन्स का रिटर्न क्या है, जितना आउटपुट हो रहा है उतना ही रिटर्न है या उससे ज्यादा या कम है, ये चीज हम इसमें मेजर करते हैं। और ये सारी चीजें अपन लोग मेजर करते हैं यहाँ पे। अब हीमोडायनेमिक्स क्रूशियल इन मेडिसिन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हीमोडायनेमिक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा काय के लिए, कि हमारे पास बॉडी में अगर हार्ट में कोई डिजीज होगा तो जितने पैरामीटर्स हमारे पास हैं, जैसे कि कार्डियक आउटपुट है, एसवीआर है, एमएपी है और वेनस रिटर्न है, इनमें अगर चेंज आ रहा है तो हार्ट में क्या हो गया, हमारा हार्ट कोई डिजीज कंडीशन में है और उसमें कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है। तो अपन इन पैरामीटर्स के थ्रू हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अब ये चीजें हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे इसमें, क्रूशियल इन मेडिसिन, यानी कि बात करें यहाँ पे कार्डियक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि इसमें क्या रहेगा, हीमोडायनेमिक चेंज आर द हॉलमार्क द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसमें स्ट्रोकिंग कंडीशन हमारे पास हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है या हार्ट फेलियर भी कंडीशन हो सकती है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमारे पास दिए गए हैं उस बेस पे हम लोग इन सब चीज डिजीज का पता लगा सकते हैं। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारी कार्डियक आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आती है, शॉकिंग कंडीशन हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी कैन लीड टू शॉक, यानी कि अपने पास कोई शॉक लग जाता है, या हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, या हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है, यानी कि हार्ट फेलियर हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हीमोडायनेमिक कंडीशन की अपन लोग बात करते हैं, हीमोडायनेमिक ऑफ हार्ट। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर और ब्लड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डायग्नोसिस करते हैं। इनमें अगर चेंज होता है तो कार्डियक डिजीज हमारी इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब देखो दो पार्ट में बटा हुआ है। इलेक्ट्रो से मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। क्योंकि अपन लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट की एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हार्ट का पूरा फंक्शन नहीं पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिजियो मतलब ये है कि हमारे हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, हम उन्हीं के बारे में इसको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बेस पे इसके फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की बात करेंगे। तो बात हम लोग करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट रिफर टू द स्टडी द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, हम इस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग द जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट कंट्रोल द हार्ट बीट। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो हार्ट है इसमें जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो आ रही है, ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हमारी कहाँ से जनरेट होती है और ये कंडक्ट कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारी बॉडी में। क्योंकि आप लोग देखते हैं जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक, या हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई मशीन होती है, पावर होता है, जिससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो कहीं भी कोई भी मशीन नहीं लगी, कोई सेल नहीं लगा, कोई बैटरी नहीं लगी, फिर भी हमारी बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें अब हम इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है ये क्या करती है, बॉडी में मसल्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं, यानी कि कहीं पे भी अगर ये हमारी बॉडी में जनरेट होती है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जनरेट होती है बस वहीं पे वो अपना एक्शन देगी, लेकिन क्या होता है कि मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में भी आगे भी मूवमेंट करती है। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, यानी कि बॉडी में क्या होता है कि आप जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स हमारी में एक्टिविटी जो जनरेट हो रही है ये कहाँ से हो रही थी, ये हो रही है हमारी ईसीएस से, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम से, द नेटवर्क ऑफ स्प्लाइस सेल्स एंड फाइबर्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या होते हैं हमारे हार्ट में कुछ सेल्स यानी कि कोशिकाएं होती हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स यानी कि तंतु होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करेंगे आगे एक नेटवर्क की तरह ये ट्रांसमिट करते हैं, नेटवर्क हमारी बॉडी में बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेस मेकर। पेस मेकर हम सब लोग जानते हैं हार्ट में क्या होता है, ये एस ए नोड होता है जो कि क्या करता है कि हार्ट बीट को जनरेट करता है, यानी कि हार्ट बीट में जो भी आप मूवमेंट होती है हमारी हार्ट का जो कॉन्ट्रेक्शन और डायल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा हमारा एस ए नोड पे डिपेंड करता है। इसी को अपन बॉडी का पेस मेकर भी कहते हैं। एक और हमारी बॉडी में एक ऐसे नोड हो गए जो कि हार्ट बीट जनरेट करता है, और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे एवी नोड है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये एक स्टेशन का काम करता है, मतलब जो दो जो हमारा आर्टरी और वेंट्रिकल्स हमारे पास दिया आलिंद और नीले के बीच में क्या करता है कि बीच में एक कन्वे का काम करता है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि इम्पल्स को आगे बढ़ा, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिला तो अब वो आर्टरी हमारे कहाँ गया, आर्ट्रियोल में आ गया। अब यहाँ से हमारे वेंट्रिकल में जाने के लिए जो बीच में एक रोल प्ले करता है वो हमारा एवी नोड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज ये सारी चीजें आप लोगों ने एनाटॉमी में देखा होगा। अब एनाटॉमी में अपन लोग क्या करते हैं, इसके बंडल ऑफ हिज तो पढ़ा, लेकिन मेन इसका क्या रोल होता है, तो ये क्या बंडल ऑफ हिज करता है, द इलेक्ट्रिकल पाथवे कनेक्टिंग द एवी नोड टू द वेंट्रिकल। यानी कि जब एवी नोड पे कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो जो हमारा निले होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं, यहाँ तक उसे क्या कराएगा, एक पाथवे, एक रास्ता, एक माध्यम देने का काम कौन करता है, बंडल ऑफ हिस करता है। नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट आता है, इसमें क्या आता है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ पुरकिंजे फाइबर्स की अपन लोग बात करें तो स्प्लाइस फाइबर दैट द रेपिडली कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। ये भी क्या करता है कि हमारा जो अब यहाँ से बंडल ऑफ ने क्या कर दिया, वेंट्रिकल तक हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वे कर दिया, यानी कि पाथ से उसे पाथ रास्ता दे दिया है, यहाँ तक पहुंचा दिया। अब इसे क्या करेगा, रेपिडली कंडक्ट कराना, मतलब क्या रहेगा कि उसे इकट्ठा करना और इकट्ठा करके तुरंत हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसे वेंट्रिकल्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा, पुरकिंजे फाइबर्स करता है। अब इसको देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रोसेस है किस पे डिपेंड करती है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये वर्ड हमने पढ़े थे, और एक हाइपरपोलराइजेशन, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए नए वर्ड नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपोलराइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे ट्रिगर कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डिपोलराइजेशन हम लोग जानते थे कि जब भी डिपोलराइज हो रहा है तो बॉडी कहाँ जा रही है, हमारी रेस्टिंग फेस में जा रही है, यानी कि अपनी बॉडी का नॉर्मल मूवमेंट कर रही है और डिपोलराइज हो रही है तो रेस्टिंग फेस। और दूसरा क्या होता है, फिर से रिपोलराइज होती है तो फिर से हमारे आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन के बाद तो हमारी बॉडी क्या करती है कि डिपोलराइज हुई, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था ये ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कॉन्ट्रेक्शन को अब कम रोक दिया, यानी एक कॉन्ट्रेक्शन हुआ, अब जो रिलैक्सिंग फेज है उस चीज को ये मेंटेन करता है, फिर रिपोलराइज होती है और फिर से ये क्या करता है, अपना कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देता है। यानी कि डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कॉन्ट्रेक्शन रेस्टिंग फेस फिर डायलेशन, फिर कॉन्ट्रेक्शन रेस्टिंग फेस और फिर डायल्यूशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट आता है अपना रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि द पीरियड ड्यूरिंग विच द हार्ट मसल्स इज अनेबल टू जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जब भी अपनी जो हार्ट मसल्स होती है इनके बीच में अदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम कौन करता है, हमारा एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने के लिए, लेकिन अदर भी हमारे पास जैसे कोई भी अगर
एक्शन पोटेंशियल यानी कि और भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन पार्ट उसमें अपना वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्ट। हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो हमारा प्रॉपर वर्क हार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पहला हम लोग करते हैं, आप सब जिन लोगों ने सुना होगा कि जब भी हार्ट की किसी को प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कहते हैं कि अपनी ईसीजी कराइए। यानी कि ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि हमारी जो इलेक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसको अपन लोग क्या करते हैं, मेजर करेंगे इसे। हमारा जो ईसीजी मशीन होती है इसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, उसे ग्राफ पेपर पर इसका हम लोग आउटपुट ग्राफ पेपर पे ले लेते हैं, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट की प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं। क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है, ये मेनली जो है हम हार्ट की एक्टिविटीज पढ़ते हैं और फिर इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं उस बेस पे हम लोग इसको मेजर करेंगे। फिर मेजर करने से मतलब ये रहेगा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी होना चाहिए प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर हो रही है तो हमारा हार्ट ठीक है, हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। लेकिन यदि प्रॉपर नहीं हो रहा है तो बॉडी हमारी डिजीज कंडीशन में, हमारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अपन लोग कौन से पैरामीटर हमारा पहला दिया गया है, पहला टेस्ट लगाते अपन ईसीजी। दूसरा हमारा दिया गया यहाँ पे इंट्राकार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रावर्ड से आप समझ ही गए, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट। अब हमारे हार्ट के इनसाइड में हमारे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको अपन लोग ईपीएस के थ्रू डिटेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है यहाँ पे कार्डियक मैपिंग। कार्डियक मैपिंग का मतलब ये होता है कि अपना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अपन लोग क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में कहीं देखा होगा कि आपको स्क्रीन पे हार्ट की मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है उसका कॉन्ट्रेक्शन डायलेशन, एक जैसे मैप दिखाते हैं अपन लोग, जैसे सैटेलाइट से अपन कोई जब मैप देखते हैं या अर्थ देखते हैं तो अलग ही मूवमेंट दिखाई देती है, क्लियर नहीं होता है, वो ब्लर होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट आप इजीली देख सकते हो कि हार्ट की मूवमेंट हो रही है नहीं। तो इसी तरह अपने पास क्या है यहाँ पे, कार्डियक मैपिंग का मतलब ये रहेगा कि ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये जो हमारे पास जो थे दो हमने पढ़े, ये तो हमारे क्या थे, हमारे ग्राफ पेपर पर हम इनकी एक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन जो हमारा कार्डियक मैपिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विजुअली हम लोग इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग, यानी अपन लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अगर ये सब चीजें अगर डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें जो अपन एक देखते हैं कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है। जैसे यहाँ पे एरिथमिस हो गया, यहाँ पे एबनॉर्मल ऑफ हार्ट रिदम, जब हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो जाती है। यहाँ पे होता है आर्टियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, जब भी हमारे पास आर्ट्रियल और वेंट्रिकल में जो वॉल्व होते हैं इनमें अगर कोई ब्लॉकिंग आती है तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल, यानी कि हमारा जो आलिंद और नीले के बीच में क्या होता है, अगर कोई ब्लॉकिंग आती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सडन कार्डियक डेथ। कई बार क्या होता है कि हार्ट फेल हो जाता है और सडनली कार्डियक डेथ हो जाती है। इसी को अपन लोग, इन सभी पैरामीटर्स को अपन लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, इसी स्टडी में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। यदि डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर हमारा ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती है तो हमें ये इस तरह के डिजीज होने की संभावनाएं होती हैं। और ये सारी एक्टिविटीज हम लोग डिटेक्ट करते हैं, इससे हमें जो भी हार्ट में जो डिजीज होती है उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं और प्रॉपर समय पर हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक समझना एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये फार्मेसी संबंधी सभी सब्जेक्ट को हम इसमें रिकवर करेंगे। पहले हमारा जो टॉपिक है हम इसे कॉलोजी को कंप्लीट करेंगे, कॉलोजी के साथ साथ हम अदर सब्जेक्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।